अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग हैदराबाद के एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हैदराबाद की जो एमपी सीट है वो सेंसेशनल ही नहीं बल्कि हिस्टोरिकल भी है। यहाँ पे हमेशा टक्कर बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच होती है। यहाँ से जो 40 साल यानी 1984 से लेकर 2019 तक 40 साल से लगातार 10 बार के इलेक्शन एआईएमआईएम पार्टी जीतती हुई है। यहाँ पर बीजेपी और एमआईएम की हमेशा टक्कर होती है। तो इस बार आने वाले 2024 इलेक्शंस में जो कोम पेल्ला माधवी लता है विरेंची हॉस्पिटल्स के उनके बीच और असदुद्दीन ओवैसी के बीच इलेक्शन होने वाला है। बीजेपी ने उनको कैंडिडेट मुकर्रर कर दिया है कोम पेल्ला माधवी लता को। तो अब आपको मैं फैक्ट्स बताना चाहता हूं कि हैदराबाद की एमपी सीट इसलिए सेंसेशनल हमेशा होती है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के है, लेकिन जो नाम मुसलमान पार्टी का होने के बावजूद भी वहाँ पर आपको हिंदूज, दलित, क्रिश्चियंस हर किसी को सीट्स दिए जाते हैं कॉन्टेस्ट करने के लिए। और एआईएमआईएम पार्टी के जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक एमएलए की तरह चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी से किए। फिर उसके बाद में वो 2004 में एमपी से लड़ते हुए 4 बार अब तक एमपी और 2 बार एमएलए जीत चुके हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए ख़ास है कि आंध्रा और तेलंगाना यूनाइटेड आंध्रा में भी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक ऐसे एमपी है जो हमेशा दलित, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज़ और बीसी की वो आवाज़ रहे और हिंदू के भी कई सारे मसले मसाइल उन्होंने उठाया है। तो अब आपको मैं बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के मामले में जब कभी भी इलेक्शन होता है तो ये कहते हैं कि उनके अपोनेंट को भी ये बात पक्की होती है कि उनके ऊपर जीतना मुश्किल है और नामुमकिन भी है। हिस्ट्री में ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कभी ज़िंदगी में नहीं हारे, जैसा कि सोनिया गांधी है, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब है और कई सारे लोग हैं। तो इन लोगों की गिनती में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो या एमपी इलेक्शन हो वो एक भी बार अब तक भी नहीं हारे हैं। तो अब कोम पेल्ला माधवी लता की जो प्रोफाइल है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो प्रोफाइल है उसका डिस्कशन करने से पहले हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बता दूं कि अब तक कई सारे जो पॉपुलर फेसेस है वो वहाँ से इलेक्शन हारते आए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ। चाहे आप टीडीपी की बात कर ले तो वहाँ से जाहिद अली खान साहब हो या फिर तीगला कृष्णा रेड्डी हो या फिर इंदिरा प्रताप रेड्डी हो या फिर बीजेपी के वेंकैया नायडू भी इलेक्शन हार चुके हैं सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब पर, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम हैं। तो उसके कांग्रेस के वी हनुमंत राव भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं वहाँ से। तो आपको एक बात बिल्कुल चौंका देने वाली लगेगी कि जो 10 टर्म के इलेक्शंस जीतते आई है एमआईएम एक बार भी 1984 से हारी ही नहीं है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो इलेक्शन लड़ते आए हैं उनकी मेजॉरिटी अब 2019 में देखिए 2,80,000 की मेजॉरिटी है। तो उसके लिए अब असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक ऐसे कैंडिडेट का सामना करना पड़ रहा है जो पॉलिटिक्स में नहीं है। कोम पेल्ली माधवी लता जो है वो एक डांसर है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और एक बीजेपी की हिंदुत्व यूट्यूब सोशल मीडिया की सेंसेशन है। उनको काफ़ी वायरल किया गया, वो भी कुछ महीने पहले से कि उनको इलेक्शन लड़ना है। ये पूरी प्लानिंग से आई थी। तो बीजेपी की कैंडिडेट भी नहीं है पॉलिटिकली, उनको रिसेंटली टिकट अनाउंसमेंट के बाद ज्वाइन करवाना पड़ा। तो राजा सिंह जैसे लोगों ने भी आवाज़ उठाई कि क्या कोई मर्द ही नहीं है क्या बीजेपी में जो असद ओवैसी के खिलाफ लड़े। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी जो एमपी की है उसके अंदर कितने एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं और किस तरह की वोटिंग रही है, किस तरह से इलेक्शन ये लगातार जीतते आए हैं, मैं वो आपको बता दूंगा। तो हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं जिनमें चारमीनार, गोशामहल, कारवान, मलकपेट, चंद्रायनगुट्टा, याकुतपुरा और बहादुरपुरा है। तो ये 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिलाकर हैदराबाद का पार्लियामेंट हल्का बनता है। तो आपको जैसे मैंने बताया जो बड़े बड़े लोग हैं जो इलेक्शन हारे हैं वहाँ के जो कांग्रेस के हनुमंत राव है, टीडीपी के जाहिद अली खान हैं और बीजेपी के वेंकैया नायडू है, बद्दम बाल रेड्डी है, पोंगुलेटी सुधाकर रेड्डी जो एमएलसी रह चुके हैं अब बीजेपी में है वो भी हार चुके हैं, लक्ष्मण रेड्डी हार चुके हैं,
और इंदिरा रेड्डी, बद्दम बाल रेड्डी, ये तमाम लोग वहाँ के जो इलेक्शन लड़े हैं वो तमाम के तमाम हारे हैं, चाहे टीडीपी से आए हो, बीजेपी से आए हो, कांग्रेस से आए हो या कोई और पार्टी से। तो एमआईएम का वहाँ पे इतना स्ट्रांग रिकॉर्ड है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अभी तक एक बार भी इलेक्शन कहीं से वो हारे नहीं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी मिल चुका है, संसद रत्न। तो अब आपको मैं बता दूं 1984 से आपको जो वहाँ की पोलिंग्स है और कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, हैदराबाद एमपी इलेक्शन यानी पार्लियामेंट इलेक्शन का जो 2024 का चुनाव होने वाला है, इसमें एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी साहब और बीजेपी से कोमपिल्ला माधवीलता है। तो इसके बारे में काफ़ी सारे चर्चे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कोमपिल्ला माधवीलता को कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वो नहीं जीत पाएगी, ये वन साइडेड बैटल है, असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतेंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि टफ बैटल हो सकती है क्योंकि हमेशा बीजेपी वहाँ से सेकेंड आती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में भाई कोई भी हार सकते हैं, इंदिरा गांधी हारे हैं, ऐसे कई सारे लोग जो हारे हैं, तो केसीआर हारे हैं, रेवंत रेड्डी हारे हैं, तो इसके अंदर कोई कुछ बता नहीं सकते। तो इसी तरह अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अब तक नहीं हारे, इनका पॉलिटिकली ट्रैक रिकॉर्ड अलग है। तो कोमपिल्ला माधवीलता जो अब तक पॉलिटिक्स में नहीं है, तो बीजेपी वाले खुद उन पर एतराज़ात उठा रहे हैं कि वो पार्टी वर्कर नहीं है, उनको सडनली सीट दे के पार्टी में ज्वाइन करवाया गया। ये राजा सिंह का भी कहना था। उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि क्या कोई मर्द ही नहीं मिला बीजेपी को हैदराबाद से इलेक्शन लड़ाने। हालांकि राजा सिंह की नाराजगी तो जाहिर है। ये जो हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 7 असेंबली हल्के आते हैं, उसमें गोशा महल भी एक है जो राजा सिंह वहाँ के एमएलए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब कौन जीतेंगे कौन हारेंगे ये तो फैसला वक्त का ही होगा, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से जीतना ज़रूरी है। हालांकि कई सारे उनके नहीं चाहने वाले भी, आप जानते हैं कि जाहिद अली खान साहब ने जब कॉन्टेस्ट किया तो तब भी 1 लाख के ऊपर मेजॉरिटी असद साहब को आई। ये जो फिरोज़ खान बेचारे, अब नाम तो बेचारे उनका मैं शुमार नहीं करना चाहूँगा इसलिए कि वो पॉलिटिकली काफ़ी इमेच्योर है। अभी भी ये कांग्रेस एंड एमआईएम तो मिल के चल रहे हैं, लेकिन उनका जो रवैया रहा वो काफ़ी कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट को और फिलोसोफर्स को भी शॉकिंग है कि वो क्यों एक सही स्टैंडर्ड एंड वे ऑफ पॉलिटिकल लाइफ नहीं इख्तियार कर पा रहे हैं। हालांकि आप फिरोज़ खान को देख लीजिए, उन्होंने जब कॉन्टेस्ट किया, कांग्रेस हमेशा अच्छे वोट्स लेती आई है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद में, लेकिन जब फिरोज़ खान कॉन्टेस्ट किए तो 50,000 वोट भी नहीं आए, 49,000 वोट्स आए। तो फिरोज़ खान का जो स्ट्रगल है नामपल्ली की सीट को लेके वो अच्छा है, स्ट्रगल वो करते हैं, लेकिन उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स में, उनके एक्सप्रेशंस में, उनके जो वे ऑफ थिंकिंग है उसमें चेंज आना काफ़ी ज़रूरी है। तो उस वजह से कई सारे लोग कहते हैं कि इनमें हार हो रही है, इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी काफ़ी कम है। इसलिए कि वो मैच्योरिटी की बात करें तो टीडीपी में भी जा चुके हैं, वो कांग्रेस में हैं, वो प्रजा राज्य में हैं, तो इसी तरह पार्टीज बदलते बदलते भी वो नहीं जीत पा रहे हैं। वो इम्पैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन देखना है आगे चल के क्या होगा। तो वो जब कॉन्टेस्ट किया असद ओवैसी साहब पे तो उनको 50,000 वोट तक भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1984 से जो हिस्ट्री है, जो अपने हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो हिस्ट्री आप देख सकते हैं। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए हैं वो भी आपको इस वीडियो में मैं कवर करके बताऊंगा। इसमें 1984 में जो इलेक्शन हुआ उसमें काफ़ी कम मेजॉरिटी आई थी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम है, जिन्हें सालार मिल्लत अलैहि रहमा कहा जाता है। तो उनकी जो इलेक्शन में 3481 मेजॉरिटी थी। सेकेंड आए टीडीपी के प्रभाकर रेड्डी, थर्ड आए हनुमंत राव, जो वीएच बोलते हैं, वो हनुमंत राव साहब जब थर्ड आए थे, 1984 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद 1989 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मेजॉरिटी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को 1 लाख समझिए कि 1,33,078 वोट्स की आई। फर्स्ट तो सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जीते थे, सेकंड तीकल कृष्णा रेड्डी टीडीपी वाले, और थर्ड लक्ष्मण रेड्डी कांग्रेस वाले। तो 1984, 1989 के बाद अब 1991 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मेजॉरिटी आपको 39,524, पिछली बार जो थी 1,30,000 के ऊपर आई थी, अब 39,000 हो गई। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जीते, बद्दम बाल रेड्डी बीजेपी के सेकंड आए, फिर उसके बाद इंदिरा रेड्डी पटोला टीडीपी के थर्ड आए। फिर 1996 में जो इलेक्शन हुआ उसमें मेजॉरिटी आई थी सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को 73,273, सेकंड आए थे वेंकैया नायडू। ये खास बात आपको फोकस करना पड़ेगा कि
1996 में वेंकैया नायडू साहब को भी कॉन्टेस्ट करवाया बीजेपी ने, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो वो भी इलेक्शन हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से हार चुके हैं। तो कोमपेल्ला माधवी लता किस खेत की मूली है आप जान सकते हैं कि इतने बड़े बड़े फेसेस वहाँ से हार चुके हैं। अब तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो एक्सपोजर रहा है वो बहुत ही काफ़ी वसी हो चुका है, चाहे वो सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स या फिर लाइव डिबेट्स में पार्लियामेंट के या फिर लाइव टीवी डिबेट्स में उनका कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है, और वो बैरिस्टर भी है, तो आप जानते हैं। तो फिर नेक्स्ट जो इलेक्शन चला 1996 के बाद 1998 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 71,000 मेजॉरिटी आई सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब को। सेकंड आए थे बद्दम बाल रेड्डी बीजेपी के, फिर लक्ष्मा रेड्डी आए। 99 में फिर जो इलेक्शन हुआ उसमें 60,000 मेजॉरिटी आई, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब जीते, बद्दम बाल रेड्डी सेकंड आए, कोंडा लक्ष्मण रेड्डी कांग्रेस के थर्ड आए। फिर उसके बाद 2004 में यहाँ पे एक चेंज आया, सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब की तबीयत जैसे नासाज होने लगी तो सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब वहाँ से रिटायर होके असदुद्दीन ओवैसी साहब जो 99 में एमएलए रह चुके हैं चार मीनार के, उनको एमपी की तरह कॉन्टेस्ट करवाया। तो पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एमपी की तरह कॉन्टेस्ट किए 2004 में, उनको 1 लाख वोटों की मेजॉरिटी आई थी, 1,145 वोट्स। तो फर्स्ट आए थे असद साहब, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बीजेपी के, फिर उसके बाद कोंडा लक्ष्मण रेड्डी कांग्रेस के। तो फिर उसके बाद जो 2009 में इलेक्शन हुआ असद साहब का सेकंड इलेक्शन, उसमें 1,13,000 वोटों की मेजॉरिटी आई। सेकंड जाहिद अली खान टीडीपी के आए थे, फिर थर्ड लक्ष्मण राव गौड़ कांग्रेस के आए थे। वहाँ पे जाहिद अली खान जब कॉन्टेस्ट किए तो शायद वो महाकूटमी वगैरह थी 2009 में, काफ़ी शोर शराबा रहा, काफ़ी मसले मसाइल भी पेश आए, लेकिन जाहिद अली खान भी जीत नहीं पाए। तो यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ चाहे वो टीडीपी हो या बीजेपी के नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हो या मुसलमान कोई कैंडिडेट हो, वहाँ से जीतना समझिए कि नामुमकिन और काफ़ी मुश्किल ही रहा है। तो फिर उसके बाद 2014 में जो असद साहब की मेजॉरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई, 2 लाख की मेजॉरिटी आ गई उनको। पहली बार जब वो कॉन्टेस्ट किए 1 लाख की मेजॉरिटी थी, उसके बाद 1,13,000 की आई, फिर 2 लाख की आई। तो 2014 में असद साहब फर्स्ट थे, सेकंड भगवंता राव बीजेपी सेकंड थी, थर्ड कृष्णा रेड्डी कांग्रेस के आए। फिर उसके बाद 2019 में जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसमें 2,82,186 की मेजॉरिटी आई, यानी करीब 3 लाख की मेजॉरिटी असद ओवैसी साहब को आई। जो सेकंड आए भगवंत राव बीजेपी के थे, थर्ड जो आए पुस्ते श्रीकांत थे, फोर्थ जो आए 49,000 वोट्स अपने फेरोज खान साहब को आए। तो यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि फेरोज खान साहब की एक फाइटिंग स्पिरिट तो अच्छी है, लेकिन जैसा मैं बोलता हूँ कि वो उनका कोई डायरेक्शन सही नहीं होता, उनका कोई स्टैंडर्ड सही नहीं होता। तो जो कांग्रेस पार्टी थर्ड या सेकंड पे रहती थी, फेरोज खान साहब जब कॉन्टेस्ट करे तो सीधे सीधे फोर्थ पोजीशन पे आ गई, 50,000 वोट भी नहीं मिले। तो यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब के टक्कर में जो भी ठहरते हैं, जुबान चला ले या सोशल मीडिया सेंसेशन हो, वो नहीं जीत सकते। तो ये अब कोमपेल्ला माधवी लता भी जो है उनकी हालत भी मैं समझता हूँ कि अपने आप को सोशल मीडिया सेंसेशन समझते हुए हिंदुत्व की वो माउथ पीस है, तो उनका एक फाउंडेशन भी है लोपामुद्रा कुछ। तो देखना है अब वो कितना टफ बैटल देंगी, लेकिन लोगों का साफ सीधा कहना यह है कि दैट्स ए वन साइडेड बैटल। असदुद्दीन ओवैसी साहब को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब मैं ही नहीं, काफ़ी सारे लोग दुआ करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जीते, इसलिए कि वो एसटी, एससी, बीसी, ओबीसी माइनॉरिटी, वो हर किसी की आवाज़ है। हिंदुओं के मसले मसाइल भी उन्होंने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में उठाए हैं। तो वो एक बैरिस्टर भी है, लंदन से लिंकन इन यूनिवर्सिटी से कोमपेल्ला माधवी लता भी पढ़े लिखे हैं। वो एक भरतनाट्यम के क्लासिकल डांसर भी है, सोशल एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर है, हिंदुत्व के माउथपीस भी है। लेकिन मैं आपको रमज़ान का महीना चल रहा है, ये 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि 101% मेरी भी दुआ है, हमारी भी कोशिश रहेगी, हम कैंपेन भी करेंगे वहाँ से हुआ तो, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई और जीतना वहाँ से नामुमकिन ही नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा, ये बात है। तो अब रही बात ये कोमपेल्ला माधवी लता का जो शोर शराबा है, उनके स्पीचेस से आप देख सकते हैं ग्रेजुअली उनके बारे में जो शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे कि विरेंची हॉस्पिटल में लूट मार बहुत है, विरेंची हॉस्पिटल की वो एमडी होके कोई गरीब की खिदमत नहीं की है, दुनिया का लूट मार की उन्होंने। और उन जो भी बातें कहती है हिंदुत्व के हर किसी को फला अला ऑर्गेनिक होना है, लेकिन इनके बच्चे खुद जो है IITs में पढ़ते हैं, तो वो फैशन वगैरह की भी बातें करती हैं।
लेकिन ये तमाम चीज़ें अब जो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई फ़ायदे की नहीं है, उनको एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे और कॉन्स्टिट्यूशन पे ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा तमाम एक्सवाइजेड चीज़ें इनके अंदर है बेचारे कि वो जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हैदराबाद एमपी सीट जीतने की। तो अब चलिए उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप तमाम के सामने मैंने 84 से लेके 2019 तक के स्टैट्स रख दिए हैं और 2024 में भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी। एक तो है कि मसखती अली मसखती हो सकते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ से, लेकिन वोट डिवाइड होंगे। आपने जाहिद अली खान साहब के टाइम पे भी देख लिया, अब हमारे फिरोज़ खान साहब के टाइम पे भी देख लिया, तो अब चाहे अली मसखती साहब भी कांग्रेस से आएंगे तो सोचिए अब क्या रह सकता है। तो अब खैर ये बात अलग है, एक फैक्टर है कि यहाँ की रूलिंग में कांग्रेस है और वहाँ की सेंट्रल में बीजेपी है, तो एक प्रेशर तो बनता है, लेकिन हर प्रेशर में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने आप को प्रूव करते हुए 1 लाख की मेजॉरिटी से लेके 3 लाख की मेजॉरिटी तक आ चुके हैं। तो आइंदा भी दुआ करेंगे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह के 2024 में असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 लाख के वोटों की मेजॉरिटी से जीते और जो भी एक पार्लियामेंट में एक आइडियल एंड बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड जो उनको रहा है, तो इसी तरह के अवार्ड्स वो लेते रहे। अल्लाह ताला अपने जो क़ियादत है, इनकी जो स्पीकिंग स्किल्स मानिए, चाहे वो कितना आप शोर शराबा क्यों ना करे, बीजेपी वगैरह, बी टीम वगैरह वगैरह, लेकिन हर चीज़ से बाजू रखते हुए ये वो काबिल क़ियादत की आवाज़ है, ये वो पसमानदा और मजबूर और लाचार लोगों की आवाज़ है कि आपको ऐसे कम मिलेंगे हिंदुस्तान की तारीख़, तहरीक और सियासत में। तो उसके लिए हम भी जो सियासत में आज थोड़ी बहुत जुस्तजू रखते हैं, वो इन्हीं के स्पीचेस और इन्हीं से इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन लिए हैं। तो उसके लिए आने वाली नस्लें भी ये चाहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि खम्मम खा असदुद्दीन ओवैसी भी कहा जाता है हमें जूनियर, ये बातें तो अपनी जगह है। इसी तरह मैं भी एक उनको हार्डकोर इनकी जो पॉलिटिकल जो स्पीकिंग स्किल्स है, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स है, इन जो सॉल्व करते हैं इश्यूज़, कई सारे मसले मसाइल वो खम्मम के भी हल कर चुके हैं एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा लीडर ही होना चाहिए, ऐसी लीडरशिप को फॉलो भी होना चाहिए। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं बीजेपी की, बी टीम, XYZ वगैरह, ये वक्त का ही जवाब होगा। आपने देखा है कि कांग्रेस को कैसे बातें कहे इलेक्शन के सामने, अब इलेक्शन के बाद तो खजूरें खिलाते हुए नजर आ रहे रेवंत रेड्डी और असद ओवैसी साहब। तो पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, पॉलिटिक्स में एक आइडियोलॉजी, देयर आर नो परमानेंट इधर फ्रेंड्स आर फोर्स इन पॉलिटिक्स, ना तो ज़िंदगी भर का कोई दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। तो ये ऐसा ही है, लेकिन कई सारे पेशन गोइयाँ जो थी, जब किरण कुमार रेड्डी को आखिरी किरण कहा गया तो उसके बाद फिर कांग्रेस नहीं उठी, अब आई कांग्रेस फिर तेलंगाना दे देने के बाद थर्ड टर्म में। तो चलिए दुआ करते हैं कि जो भी हो इस 2024 इलेक्शन में अपने राय दहानी वोट के हक़ को सही इस्तेमाल करिए और जो भी बीजेपी की फ़िरका परस्तारी जो ताकतें आ रही है उनको शिकस्त दीजिए। और जो आंध्रा में तो हालात ऐसी है कि टीडीपी हो या वाईसीपी हो या जनसेना हो, हर कोई बीजेपी के दामन में ही जाके बैठ रहा है। तो उसके लिए आंध्रा में भी चाहिए कि बड़े एहतियात से वोट का इस्तेमाल करें और ख़ासकर जो टीडीपी, बीजेपी, जनसेना है उसको तो वोट देना ही नहीं है। कांग्रेस की हालत भी अच्छी है और जगन भी तो डायरेक्ट नहीं आ रहे, लेकिन कई सारे काले कानून को उन्होंने सपोर्ट किया था बीजेपी के, लेकिन अब आवाम परेशान मजबूर है आंध्रा की कि किसको वोट दे, कैसे करें। अब देखेंगे, लेकिन ये बात तो है कि बीजेपी के साथ अलायंस या बीजेपी से डायरेक्ट जो भी आते हैं उनको हरगिज़ आप अपना वोट न दें। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख, आप चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।